अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुनाकिब हयात और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो कोई इंतहाई ही रेलेवेंट और कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में ये कहना कि नाम तो बहुत बड़ा है बट काम ना होने के बराबर है ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है या इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, ये एक मेजर डिबेट है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस नीड फॉर रिफॉर्म्स कैसे है और क्यों करना चाहिए। लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तब हमें आइडिया होगा कि इसकी रूट कॉज, इसका जो जो मेजर प्रॉब्लम है वो कहाँ है। तो नाजरीन, इसका idea for the very first time was presented by the Woodrow Wilson, the 28th president of United States of America, जिनको इस आइडिया प्रेजेंट करने की वजह से नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। बट अंकल सैम ने ये बाद में रियलाइज़ किया कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सॉवरेनिटी लूज़ हो जाएगी और हमें कोई ऐसा ख़तरा भी नहीं है इंटरनेशनली कि हम इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट बने। बिकॉज वहाँ की जो सेनेट थी वो बहुत रिलक्टेंट थी टू बिकम पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। उस वक्त इसका नाम लीग ऑफ नेशंस था और यही मेजर कॉज बना वर्ल्ड वॉर 2 का। तब ये रियलाइज़ किया गया कि हमें इंक्लूसिविटी लानी चाहिए और इस चीज़ को E.H. कॉर ने अपनी बुक द 20 Years क्राइसिस फ्रॉम 1919 टू 1939 बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसमें उनका क्रक्स ये है कि जब तक कोई इन्फोर्सर ना हो तब तक कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। अब यूनाइटेड नेशन और लीग ऑफ नेशन एट दैट टाइम वाज द लेजिस्लेटिव बॉडी, बट इन्फोर्सर या जो एग्जेक्टिव बॉडी थी वो हमेशा से स्टेट्स ही रही हैं और स्टेट्स ने ही इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि मेजर पावर्स जो थी वो लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बनी थी या बनी थी तो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो पीस को इस्टेब्लिश करना वॉजंट पॉसिबल। और यही वजह थी कि 1939 में एक नई वॉर स्टार्ट होती है जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। और यही वॉर जो है, जो हिस्ट्री में सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर कंसिडर की जाती है। फिर 1945 में ये रियलाइज़ किया गया कि हम इसको टिंकर करके टू द सर्टेन एक्सटेंट एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो इंक्लूसिव हो, जिसमें ऑल मेजर पावर्स हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर इन इट। तो उस वक्त जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई उन कंट्रीज़ में जो जो मेजर पावर्स थी, जो उस टाइम की विक्टर्स थी, लाइक USA, UK, फ्रांस, USSR एंड देन चाइना। बट यही चीज़ जो रूट कॉज है इस पूरे फिनोमिना का वो यही है कि उस वक्त की जो मेजर पावर्स थी वो आज की मेजर पावर्स नहीं है और आज के डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। अब नीड फॉर रिफॉर्म्स क्यों है, उसमें एक जो फर्स्ट है वो दैट इज द एब्सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी। अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंक्लूसिव इस वजह से नहीं है क्योंकि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच कंसिस्ट ऑफ ओवर 50 कंट्रीज and it is the second largest continent in the world, does not have a United Nations permanent membership. Or similar has been the case with the South American continent, कि वहाँ की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है UN सिक्योरिटी काउंसिल में एट द परमानेंट मेंबरशिप। जो सेकंड मेजर ड्रॉबैक है ऑफ यूनाइटेड नेशंस का वो ये है कि
जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैं उसमें it is totally it has totally failed to solve those conflicts. फॉर एग्जाम्पल जो पैलेस्टाइन स्टाइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो उस वक्त से चल रहा है जब से यूनाइटेड नेशंस बनाई गई है, बट इसका कोई भी पीसफुल रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसको वो विड्रॉ नहीं कर सका. जो थर्ड मेजर इशू है वो है international issues. To solving the international issues is the major criticism on United Nations, particularly in 21st century. क्योंकि आजकल के दौर में इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. लाइक क्लाइमेट चेंज इज़ द मेजर इशू, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज़ द मेजर इशू, पैंडेमिक हैज़ बीन द मेजर इशू. बट इन जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया जा सका, और अगर मैकेनिज्म ड्रॉ भी किया गया है तो उसको इन्फोर्स नहीं किया गया. क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट के बारे में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है जो 2015 में हुआ था, उसके लिए कोई मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया गया, और अगर किया भी गया है तो उसको इन्फोर्स नहीं किया गया. Similar has been the case with the pandemic and nuclear proliferation. जो फोर्थ मेजर इशू है वो है कि इन टुडेज वर्ल्ड दिस वर्ल्ड इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड. हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें पावर जो है वो डिफरेंट पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट है. अब जब पावर डिफरेंट पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जो डिसीजन मेकिंग है वो मुश्किल होती जाती है, उसमें रिजिडिटी आती जाती है. क्योंकि अब एक इन्फोर्सर नहीं है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है जिसमें एक ही लैंडलॉर्ड हो और वही उसको इन्फोर्स करे. अब डिफरेंट पोल्स हैं और उनके आपस के जो इश्यूज हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल इन दोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जो कि हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया, यूएसए हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और जो फिफ्थ मेजर इशू है वो है एब्सेंस ऑफ कंसेंसस. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कंसेंसस नहीं है. उसमें हर स्टेट जो है वो अपना जो अपना इंटरेस्ट है उसको ही परस्यू कर रहे हैं, और उस वेस्टर्न इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं. और जो एट सिक्स पॉइंट जो सबसे मेजर इशू है, जो क्रिटिसिज्म है, वो आता है इन इमर्जिंग पावर्स की तरफ से. अब इमर्जिंग पावर्स जो हैं जिनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है, लाइक इंडिया, लाइक जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ब्राज़ील, इन सब कंट्रीज़ की पावर जो है वो इन 50 से 70 सालों में बहुत इंक्रीज हुई है, और वो अपना फेयर शेयर मांग रहे हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, जो उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. बिकॉज पावर को रिलिंक्विश करना इट्स नॉट ईजी जॉब. तो जितनी भी मेजर पावर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है वो ये नहीं चाहती कि जो वीटो पावर है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो. और इन मेजर जो क्रिटिसिज्म्स हैं, इसको ऑब्वियसली इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए, और इस सोल्यूशन के लिए जो डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट की गई हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने लिहाज से कोई डिफरेंट रिफॉर्म्स प्रेजेंट किए हैं. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का जो स्टांस है वो है यूनाइटिंग फॉर पीस. अब इसमें पाकिस्तान वांट्स टू इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. अब पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में बात करता है, परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने की बात नहीं करता. हाँ, पाकिस्तान जो है वो जो वीटो पावर है उसके बारे में क्वेश्चन करता है कि इसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए. जैसे अब इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ वीटोड about 34 times on resolution criticizing Israel. तो इस पूरी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की, तो
वीटो पावर ही मेजर प्रॉब्लम बनता है और इसको ही सॉल्व करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा है जो सोल्यूशन है वही है कि पावर को वाकई डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन दी परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप जो थी 1945 में, इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर पावर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इंटरनेशनल रियलिटीज़ जो हैं वो टोटली चेंज हो गई हैं। अब की जो इंटरनेशनल रियलिटी है उसमें इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इन इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी भी बहुत रेलिवेंस है। और आजकल के इंफॉर्मेशन के दौर में एब्सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी जो है एट द इंटरनेशनल लेवल वो बहुत वैसी एक क्राइम है। तो वाकई ही हमें जो जो पावर है एट द इंटरनेशनल लेवल, एट द यूनाइटेड नेशंस लेवल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि कोई बेहतर सोल्यूशन निकल सके, तो कोलैबोरेशन हो सके, कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जा सके जिससे जो मेजर इश्यूज़ हैं वो इरप्ट ना हो सकें, या जो मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जा सके। सो आज हमने इस पूरे टॉपिक में इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि इश्यूज़ क्या हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको इस वीडियो में कोई अपनी इनपुट देनी है तो ज़रूर आप अपना कमेंट करें और उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, सो वी कैन हैव अ डायलॉग ऑन इट। थैंक यू।